बैंकर्स डायरी के इस 10th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बैंकर्स डायरी में मैंने कोशिश की है ऐसे गेस्ट को लाने की जो आपकी फाइनेंशियल क्वेश्चंस को, जो आपको समझ नहीं आते हैं, जिनका आंसर आपको चाहिए होता है, उनका आंसर आपको मिल सके, आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी आ सके, कॉन्फिडेंस आ सके। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर हम अक्सर उसको डिले करते रहते हैं। और वो टॉपिक है आईटीआर के बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न। आजकल सीजन है यही जहां हम सभी लोग आईटीआर फाइल करने के लिए अपने सीए के पास जा रहे हैं, या कुछ लोग अपने आप भी फाइल करते हैं। तो इस समय में आपकी जो दुविधाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चीजें नहीं समझ में आ रही होती हैं, वो आप कैसे समझें? क्या रेड फ्लैग्स हैं? अगर आप क्या करें कि आपके पास कोई नोटिस ना आए? ये सारी चीजें आज जिन गेस्ट से मैं बात करने वाली हूँ उनका नाम है सीए गोपाल सिंह नेगी, जो कि क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, रिटायरमेंट एडवाइजर हैं, एस्टेट प्लानर हैं, और 15 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फैमिलीज को गाइड किया है। तो आज वो हम सभी को गाइड करने वाले हैं कि हमें इनकम टैक्स फाइल करते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस तरह से हम फाइल करें कि हमारे पास नोटिस ना आए, क्या रेड फ्लैग्स हैं, हमें एआईएस और 26 एएस का मिलान कैसे कर लेना चाहिए पहले से। ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली हैं सीए गोपाल सिंह नेगी से। हम स्वागत करते हैं गोपाल सिंह नेगी जी का, जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित बहुत सारी जानकारी देंगे। और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस जानकारी का पूरा पूरा फायदा उठाइए, ताकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और ना ही आपके पास कोई नोटिस आए। आप पीस ऑफ माइंड आपको रहे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। नहीं तो हम हमेशा पीछे चीजों में उलझे रहते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सीए गोपाल सिंह नेगी जी का। नमस्कार नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बैंकर्स डायरी के इस एपिसोड में। और आपसे हम बहुत सारी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि जैसे सभी हम जानते हैं कि टैक्स के रूल्स बड़े बदले गए हैं। आईटीआर फाइल करना है तो लोगों को नई जानकारी नहीं है। तो आपसे उसी के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए, ताकि आप लोगों को गाइड सकें, वो सही तरीके से अपने आईटीआर को फाइल कर सकें, और उन्हें किसी भी तरह के मतलब ऐसा सामना ना करना पड़े स्थितियों का, कि वो बाद में परेशान हो। राइट। तो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं अपने आईटीआर फॉर्म को लेकर। तो आप आईटीआर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस बार क्या चेंजेस हुए हैं, किसको कौन सा फॉर्म भरना है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ। थैंक यू अनुपमा जी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। हम्म। पहले आपको बता देता हूँ, हमारे जो आईटीआर फॉर्म है वो 1 to 7 है। हम्म। जो फॉर्म नंबर 1 है वो सैलरी पीपल के लिए है, हम्म। और वो सैलरी पीपल के लिए जिनकी तनख्वाह 50 लाख से नीचे है। हम्म। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? आपकी सैलरी इनकम इंक्लूड होगी, हम्म। आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी, हम्म। और आपकी अदर इनकम इंक्लूड होगी। हम्म। जैसे इंटरेस्ट की इनकम हो गई, हम्म। एफडी से ब्याज की इनकम हो गई, हम्म। या आपने रिटर्न फाइल की, आपको रिफंड मिला, उसको जो इंटरेस्ट मिला जी। वो वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा आईटीआर 1 में। हाँ। आईटीआर 1 को सरल फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि हाँ। सिंपल है ना। बिल्कुल। उसके बाद आती है आईटीआर 2। हाँ। आईटीआर 2 उन लोगों के लिए होती है जो सैलरी वाले हैं, हम्म। और जिन्होंने स्टॉक मार्केट में कुछ किया है, जी जी जी। या प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है, जिससे उनको कैपिटल गेन हुआ है, हम्म। और 50 लाख से ऊपर सैलरी है, हम्म। तो वो लोग आईटीआर 2 फाइल करते हैं। जी। अब आईटीआर आती है आईटीआर नंबर 3। हाँ। आईटीआर 3 उन लोगों के लिए होती है जो बिजनेस करते हैं। हम्म। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? जी। सपोज कोई एम्प्लॉई है, कोई जॉब कर रहा है, हम्म। साथ में स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग भी कर रहा है, हम्म। और जम के ट्रेडिंग कर रहा है, हम्म। मतलब डेली 4 घंटे तो वो ट्रेडिंग में बैठा रहता है। जी जी। तो उसके लिए जो ट्रांजेक्शन होंगी वो आईटीआर 3 में आएंगी। हम्म।
या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, हम्म, उसकी ट्रांजेक्शन ITR 3 में आएंगी। जी लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाँ कि ITR 2 में भी स्टॉक मार्केट था, यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट है, हाँ दोनों में क्यों क्यों मतलब हम्म, फर्क क्यों है कैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ITR 2 जो फॉर्म है वो उन लोगों के लिए है जो कभी कभी स्टॉक मार्केट में कुछ डील कर लेते हैं, हम्म। कभी कभी हम्म हमारे साल में 4-5 डील हो गई है, 6-7 डील हो गई। हम्म। और जो ITR 3 में जो स्टॉक मार्केट होता है हम्म, वो उन लोगों के लिए होती है जो सुबह शाम स्टॉक मार्केट में बैठे रहते हैं, वो उनका बिजनेस है। जी हाँ हाँ। अब आती है ITR 4। हम्म, ITR 4 होती है उन लोगों के लिए जो जिनकी जो इनकम है वो प्रेजम्पशन के बेस पे टैक्स होती है। ओके। अब ये लोग कौन से हैं? हाँ। ये लोग होते हैं डॉक्टर, हम्म। लॉयर, हम्म आर्किटेक्ट हम्म। या स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन वाले, जी, सेल्फ एम्प्लॉयड जो मैं कह सकती हूँ। हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ जिनकी जो मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल होता है। जी। ITR 3 वाले तो बुक मेंटेन करेंगे, हम्म और ITR 4 वालों के लिए बुक मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। हम्म अगर आपकी 75 लाख तक की सेल है, हम्म ऐसी ग्रॉस रिसीट है, तो हम्म उनकी सेल तो होती है, उनकी सेविंग होती है, हम्म, प्रोफेशनल सर्विस से पैसा होता है उनको। जी। तो उनका केस में गवर्नमेंट कहती है कि आप जितनी भी अपनी ग्रॉस रिसीट है, हम उसका 50% प्रॉफिट मान लेंगे, अच्छा अच्छा। और उस पर आप टैक्स दे दीजिए हमें, जो भी हम्म आपका स्लैब बन रहा है। हम्म, अब यहाँ पे आते हैं छोटे दुकानदार, जो हाँ गली गली में फॉर्च्यून की दुकानें होती है जिनकी, जी जी। अब उनके लिए तो अकाउंटिंग रखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। तो गवर्नमेंट उनके लिए कहती है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो हम्म तो 6% हम्म। का प्रॉफिट मान लेंगे। हाँ अगर आप कैश में डील कर रहे हो हाँ। तो आपका 8% का प्रॉफिट मान लेंगे। हम्म। तो मतलब आपका जो टैक्स है ना वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, हम्म, प्रेजम्पटिव बेस पे हो रहा है। प्रेजम्पशन है कि 100 जी। में से 6 रुपए कमा रहे हो, प्लस 100 में से 8 रुपए आप कमा ही रहे हो। ठीक है ठीक है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे दूसरे लोग भी आ जाते हैं, हाँ। जो ट्रक वाले होते हैं, हम्म ये बोलते हैं हम भी तो अकाउंटेंट नहीं रख हम्म, सकते। जी। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आपको पर गाड़ी, जो हम्म छोटी गाड़ी है उसका अलग रेट, हम्म बड़ी गाड़ी का अलग रेट, हम्म, फिर हम आपको टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। जी। आपने कितना कमाया हमें उससे मतलब नहीं, हम पर गाड़ी के ऊपर फिक्स अमाउंट चार्ज कर लेंगे, हम्म, वो आपका प्रॉफिट है। जी ये ITR 1 to 4 होगी। जी हाँ। अब ITR 5 होती है पार्टनरशिप के लिए अच्छा। या एसोसिएशन ऑफ पीपल के लिए। ये हम्म। छोटी छोटी NGO होती है जो रजिस्टर्ड नहीं होती है, हम्म, जो ट्रस्ट बनते हैं उनके लिए होती है। जी ITR 6 होती है कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के लिए। जी। और ITR 7 होती है ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट सोसाइटी, हाँ। जितने भी स्कूल है ना, स्कूल मंदिर हम्म चर्च, हम्म, इनकी जो ITR होती है वो ITR 7 होती है। ओके। इवन जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनकी भी ITR 7 हो जाती है। हम्म। लेकिन उसमें एक थोड़ा थोड़ा थिन लाइन है, वो हम्म ITR 5 होगी, ITR 7 होगी। हम्म, वो डिपेंड करेगा कि उनका रजिस्ट्रेशन किस लेवल का है। ओके। अगर 80G है तो हाँ ITR 7, हाँ, 80G नहीं है तो ITR 5। ओके। तो इस तरह से 1 to 4 जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, और उसके आगे जो है वो नॉन इंडिविजुअल, यस। है ना। तो अभी क्योंकि ज्यादातर लोग जो सुन रहे होंगे पॉडकास्ट, मैं मान के ही चलती हूँ सब इंडिविजुअल हैं, तो आप लोगों के लिए 1 to 4 है। और 1 to 4 में आप समझ सकते हैं, जैसा कि नेगी जी ने हमें बताया, कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। तो अगर आप अभी तक आपने नहीं भरा है, तो आप सही फॉर्म भरिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जब आप ITR फाइल करें तो सही फॉर्म भरें, राइट। यस। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा ये है कि what are the most common mistakes individuals make while filing their ITR and how can they avoid them? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ क्योंकि यहीं पे इनकम टैक्स के नोटिस आने चालू हो जाते हैं। जी। आप पहले टाइम पे क्या होता था हाँ कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट लेके जाते थे CA के पास, हाँ वो उनको देखता था, उससे कैलकुलेशन बनाता था और फिर अपने ITR फाइल करता था। जी। इसमें लोग, कई लोग बड़े स्मार्टनेस भी दिखाते थे, हम्म, वो अपनी पासबुक लेके जाते ही नहीं थे। हाँ अब इनकम जितनी दिखाते थे उतनी CA फाइल कर देता था। हाँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट हो गई है। हम्म वो गवर्नमेंट कहने लगी है आप नहीं बताएंगे लेकिन हम पता कर लेंगे। हम्म, तो इसके लिए क्या है, फॉर्म 26AS निकाला। जी अब फॉर्म 26AS में जिस पार्टी ने आपका TDS काटा है हाँ। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हम्म या किसी ने आपसे TCS, हम्म
कलेक्ट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। हम्म अब टीडीएस तो होता है कि किसी पार्टी ने आपको पेमेंट देनी थी, हम्म उसके अंदर उसने टैक्स काट लिया। जी। जैसे सैलरी के केस में हाँ एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया। हाँ आपने बैंक में एफडी की, हाँ तो बैंक ने टीडीएस काट लिया। बिल्कुल। देखिए टीसीएस क्या है? हम्म अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे लोग ना इस ब्रैकेट में, टीडीएस के ब्रैकेट में आ ही नहीं रहे थे, हाँ लेकिन फिर भी वो अच्छा खर्चा कर रहे थे। हम्म तो ऐसा कैसे? हम्म आप महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हो, हाँ रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, हाँ तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप 1% टैक्स भर दो। हाँ टैक्स उस गाड़ी का जो ओनर है, हम्म शोरूम वाला, वो हम्म आपसे कलेक्ट करेगा। हम्म अब वो 1% आपका कटा हुआ है, तो हम्म, उसको या तो रिफंड मांगोगे, या हम्म, तो उसको टैक्स में एडजस्ट कराओगे आप। जी जी। वो टीसीएस में आ गया। हाँ उसके बाद अभी एक नया ट्रेंड चला इंडिया में, हम्म फॉरेन ट्रैवल का। यस। तो गवर्नमेंट ने बोला जो फॉरेन घूम सकता है वो टैक्स आईटीआर भी फाइल कर सकता है। हम्म और बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे, हम्म तो वहां पे भी गवर्नमेंट प्रोविजन लिया है टीसीएस का। हम्म फिर अभी एक और इश्यू आया हुआ है। हम्म अभी लोग क्या करते थे, अपने बच्चे को पढ़ने बाहर भेजते थे। हाँ गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, पढ़ने भेज रहे हो। हाँ देखिए अब हमको लगा जो अपने बच्चे को पढ़ने बाहर भेज सकता है वो कोई आम इंसान तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो टैक्स तो भर सकता है, हम्म लेकिन भर नहीं रहा है। हम्म अब वो उसको भरने पे मजबूर कैसे करें? हाँ तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना चालू कर दो। हाँ तो अब आपके आईटीआर 26 में दो चीजें दिखेंगी आपको। हम्म टीडीएस जो टैक्स कटा है आपका, हम्म और टीसीएस। हम्म अब इसमें थर्ड आइटम और भी हो सकती है आपकी। हम्म आपने प्रॉपर्टी सेल की, हम्म जो बायर है हम्म, वो आपका 1% टीडीएस काटेगा। हाँ काटता है। हाँ, अब वो बायर, अब आप जो सेल है उसको छुपा नहीं सकते, हम्म क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सीधा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से गवर्नमेंट को आ जाती है। हाँ हाँ आपकी तीन ट्रांजेक्शन यहाँ की क्लियर हो गई। हम्म आप फिर गवर्नमेंट ने और स्मार्टनेस दिखाई कि हम्म लोग अभी भी बात डिक्लेयर नहीं कर रहे, अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है वो हम्म डिक्लेयर नहीं कर रहे। हाँ तो गवर्नमेंट लेके आई एआईएस, अच्छा। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम्म अब इसमें सारे आपका ब्रेकअप आ जाता है, हम्म कितनी आपने सैलरी कमाई, हम्म कितना आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। हम्म अब ये सेविंग बैंक आपके एक है तो एक बैंक का इंटरेस्ट होगा, हाँ अगर आपके 6 बैंक है ना, जी। तो 6 बैंक का इंटरेस्ट का सम आ जाएगा वहां पे। हाँ हाँ इवन आपके जो पोस्ट ऑफिस है वो हम्म भी आ जाएगा वहां पे। बिल्कुल। आपने एफडी की है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे। हाँ आपने घर बेचा खरीदा है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। हम्म आपने स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजेक्शन किए हैं हम्म वो भी रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे। हम्म आपने जो म्यूचुअल फंड बेचे खरीदे हैं वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। हम्म इवन जिन लोगों ने जीएसटी नंबर लेकर ट्रांजेक्शन की हुई है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। हम्म, यानी अब आपके सीए को आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप इंफॉर्मेशन दो, ठीक है, नहीं दो तो एआई में सब दिखेगा। हम्म फिर सी आपसे पूछेगा हम्म आपने वो ट्रांजेक्शन किया उसका डिटेल दो। हाँ आज का केस बताऊं, हम्म एक मेरा क्लाइंट आया मेरे पास, हम्म गोपाल सर मुझे अपनी आईटीआर फाइल करनी है। हम्म ठीक है, डन कर देंगे। हम्म बोलता है लेकिन इस साल मेरे को इनकम नहीं है क्योंकि इस साल की जॉब थी नहीं, हम्म और मेरी जो इनकम है वो सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी की इनकम है। हम्म मैंने लॉग इन किया, चेक किया, हम्म पता चला उसने बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन किए। हम्म, वो तो नहीं बता रहा था मुझे। हाँ लेकिन मैंने एआईएस बता रहा था। एआरएस में बता दिया हाँ कि जब आपका क्लाइंट आया है ये हम्म बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करके बैठा हुआ है। हम्म आप बिटकॉइन में आप करते हैं ट्रांजेक्शन, तो हम्म गवर्नमेंट आपसे 1% टीडीएस काट लेती है। जी। तो वहां पे रिफ्लेक्ट करा। हाँ फिर मैंने उससे पूछा आपने तो बिटकॉइन पे ट्रांजेक्शन की है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, सही सही बताओ। हम्म बोले मैंने तो नहीं की है। हम्म मैं बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाँ एआईएस झूठ नहीं बोलता। हम्म झूठ आप बोल सकते हो, एआईएस नहीं। हम्म फिर आधे घंटे में उनका फोन आया हम्म कि ना ये ट्रांजेक्शन मेरे भाई ने कर दी मेरे से बिना पूछे। ओहो। मतलब पैन नंबर ले लिया, हम्म उसके पैन पे अपने बिटकॉइन पे सेल परचेज कर रहे हैं। हम्म तो ये जितने भी टैक्स पेयर हैं यहाँ पे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हम्म प्लीज चेक कीजिए कहीं आपका पेन कोई और तो यूज नहीं कर रहा है घर पे। हम्म अभी लास्ट ईयर क्या हुआ, मुझे एक मेरी क्लाइंट है वो टीचर है। हम्म उन्होंने बोला गोपाल जी मेरी आईटीआर फाइल कर देना। हम्म मैंने आईटीआर ली और फाइल कर, जो भी इंफॉर्मेशन थी एआई से और 26 ए से मैच करके हम्म, मैंने आईटीआर फाइल कर दी। जी। अब उनका रिफंड का केस था। हाँ रिफंड नॉर्मली 15-20 दिन में आ जाता है, हम्म उनका 1.5 महीने तक नहीं आया।
हम्म मैंने पूछा, गोपाल जी इस बार मेरा टीडीएस रिफंड लेट क्यों हो रहा है? अभी तक नहीं आया है। हम्म तो मैंने चेक किया कि जब मैंने रिटर्न फाइल की तो उस समय उनका एक गिफ्ट वाली ट्रांजेक्शन थी। हम्म। जो ऑनलाइन गेमिंग में होती है ना, उसमें जो हाँ जी, अवार्ड हाँ मिलता है हाँ वो गिफ्ट वाली होती है। हाँ। उसमें 30% टैक्स लगता है। हम्म तो मैं बोला कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है गिफ्ट वाली है इस बार, हम्म आपने लॉटरी खेली है, हम्म इसलिए गवर्नमेंट आपकी ट्रांजेक्शन को डिटेल में चेक कर रही है, इसलिए आपको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम दे रही है। हम्म उन्होंने भी मेरे को कहा, गोपाल जी ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म फिर मैंने उनको एआईएस की रिपोर्ट भेजी कि हम्म देखिए, आपके नाम पे इतने रुपए की लॉटरी की विन हुई है और इतना कुछ टैक्स कटा हुआ है उस पे। हम्म वो मानने को तैयार नहीं। हम्म फिर मैंने घर में पूछा, बाद में पता चला कि उनका बेटा उनके नाम पैन कार्ड पे ये लॉटरी खेल रहा था ऑनलाइन। ये हम्म ड्रीम इलेवन होता है ना, हम्म। ड्रीम इलेवन, हाँ हाँ ये मोबाइल पे क्रिकेट का जो गेम खेलते हैं हाँ। वो खेल रहा था। हम्म। तो आप देख लीजिए आपका पैन कार्ड कहाँ यूज हो रहा है, जी। क्योंकि आप जो बताना चाहते हैं और जो वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है दोनों में कंफ्लिक्ट रहेगा। हाँ, तो सबसे पहली बात तो यह है कि AIS चेक करना है आपको। एआई चेक करना है। हाँ, और नेक्स्ट और कोई चीज जिसका ध्यान रखना है? मतलब एक तो ये आपने बताया ही कि AIS चेक करना है। उसके बाद हाँ। अब हमारे पास दो स्कीम है रिटर्न फाइल करने की, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। हम्म न्यू स्कीम तो सिंपल सी कहती है हम्म कि कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी हम्म। एक्सेप्ट आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया है जी जी जी। हाँ 50,000 रुपए तक का, वो है। या जो अभी गवर्नमेंट की स्कीम आई है ना, आर्मी के जवानों के लिए, हाँ हाँ। क्या उसमें नाम इन्वेस्ट है? किया है, अग्नि, अग्निपथ। अग्नि अग्नि सेवा में हाँ इन्वेस्ट किया है हाँ। तो आपको डिडक्शन मिलेगी। हम्म अदरवाइज कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा। हम्म और डिडक्शन का एक छोटा लूप होल है वहां पे भी, हम्म वो खर्चा जो कंपनी आपको कंपनी की ड्यूटी पूरी करने के लिए दे रही है हम्म उसकी डिडक्शन मिलेगी। हम्म। आप जैसे आपको मोबाइल फोन का रिचार्ज दिया, जी। वैसे एक्चुअली तो वो आपका इनकम था ही नहीं। हाँ हाँ आपने मोबाइल रिचार्ज किया कंपनी की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, हाँ। ये डिडक्शन मिलेगी। हम्म। लेट्स सपोज जैसे आप एयरलाइन में काम करते हैं, हाँ। वहां तो आपकी यूनिफॉर्म स्पेसिफाई है। हम्म अब उस यूनिफॉर्म को धोना भी है आपने, हम्म। उस यूनिफॉर्म को सिला के पहनना भी अपने लिए। जी। तो जो उस पे जो खर्चा होगा वो अलाउड है। हाँ। जैसे आप कुछ प्रोफेसर लोग होते हैं हम्म जिनका काम बुक्स पढ़ना जरूरी है, हम्म तो उनको बुक्स एंड मैगजीन में अलाउंस मिलता है हम्म ताकि वो रिसर्च कर सकें, हम्म तो उनको वो अलाउ है। हम्म लेकिन ओल्ड स्कीम में हम्म। आपको एचआरए अलाउ होता है डिडक्शन, जी जी। जिसपे लोग बहुत मिस यूज करते हैं। हाँ। गवर्नमेंट ने बहुत सारी लगाम लगाने की कोशिश की कि हम्म जैसे 1 लाख से ऊपर है तो आपको पैन नंबर चाहिए। हम्म लोग बड़े स्मार्ट हो गए, हम्म अच्छा 1 लाख से ऊपर पैन नंबर चाहिए, एक हम्म कंपनी 99,000 दिखाए थे। हम्म या चलो हमें 1 लाख से ऊपर चाहिए तो हम क्या करते हैं, पैन नंबर डाल देंगे किसी का भी, हम्म तो वहां डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। हम्म सेकंड, घर है नहीं लेकिन लोन का इंटरेस्ट का क्लेम कर लेंगे। हम्म इवन जो आपने एटीसी में इन्वेस्टमेंट है, हम्म एटीडी की इन्वेस्टमेंट है वो नहीं की लेकिन फिर भी क्लेम कर लेंगे। हम्म तो इस बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे सीए के ऑफिस में या बहुत सारे जो टैक्स कंसल्टेंट बैठे हैं मार्केट में, हम्म जो इस चीजों में हेल्प करते हैं, हम्म और ऐसे एम्प्लॉय जो ऐसा काम करते हैं हम्म। उनका रेट की है। ओके। और इस बार जो फॉर्म जो ओल्ड स्कीम रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, हम्म जो लोग भी एचआरए फाइल कर रहे हैं, हम्म क्लेम कर रहे हैं इस बार, हम्म तो उनके लिए उनको पूरा सैलरी का ब्रेकअप देना है। हम्म ऐसा नहीं कि उसकी ये फॉर्म 16 से डाटा उठाया और आपने पंच कर दिया, हम्म नहीं, हम्म पूरा ब्रेकअप देना है। आपका बेसिक सैलरी क्या थी, हम्म आपने रेंट कितना पे किया, आपको कंपनी ने एचआरए कितने दिया, हम्म कौन से में सेक्टर में रहते हैं आप, हम्म मतलब आपकी वो रिकैलकुलेशन हो रही है वहां पे। हम्म और कुछ एम्प्लॉय बड़े स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनका एचआरए 8-9 लाख रुपए है तो हम्म 7-8 लाख रुपए क्लेम कर लेते हैं। हम्म। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिर एक ट्विस्ट लेके आई, हाँ अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ से ऊपर रेंट दे रहे हैं हाँ तो आपको जिसका रेंट दे रहे हैं उसका हाँ। टीडीएस काटना है, ओके। उसको फॉर्म 16 देना है, 16A देना है। हाँ। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको वो डिडक्शन अलाउ होगी, हम्म। अदरवाइज अलाउ नहीं होगी। जी। लास्ट ईयर हाँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम किया, तो हम्म गवर्नमेंट ने उन सबको नोटिस भेजा, हम्म क्योंकि आपने 6 लाख से ऊपर हम्म। रेंट पे किया, जी। दिखाया अपने आईटीआर में, हाँ
क्लेम किया डिडक्शन, हम्म। लेकिन आपने वॉल्यूशन कर दिया टीडीएस के प्रोविजन का, हाँ। तो आ जाओ हम्म। इंटरेस्ट भरो, पेनल्टी भरो। हम्म। तो वो स्मार्टनेस गवर्नमेंट कम कर रही है। हम्म। उसके बाद हम्म। लोग जो HIO हम्म। हाउसिंग प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट ऐसी क्लेम करते थे ना, हम्म। जो इंटरेस्ट डाल दो कौन देख रहा है। हम्म। तो इस बार गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टनेस वाला कदम उठाया वहां पे भी। हम्म। आपने कौन से बैंक से लोन लिया है जी। वो मांगा जाएगा। हाँ। लोन की डेट को सैंक्शन हुआ था वो डेट बताओ। बिल्कुल। लोन अकाउंट नंबर क्या है वो बताओ। हाँ। इस ईयर के फाइनेंशियल ईयर के शुरू में आपका लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या था वो बताइए आप। हम्म। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है वो बताइए। हम्म। आप इंटरेस्ट बताइए जब क्लेम करना चाहते हैं। जी जी। तो आदमी फंसेगा ना, हाँ बिल्कुल, वो भी नकली कैलकुलेट कर फाइल लेंगे। करेगा। वो भी कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना इंटरेस्ट लगा है। हाँ, कितने परसेंट है, कितना लगा है, इन्होंने कितना क्लेम किया है। और सबसे बड़ी बात, हाँ। आपने किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है वो हम्म। तो आपने मेंशन कर दिया, हम्म। लोन अकाउंट भी नंबर दे दिया। बिल्कुल। तो बैंक को, गवर्नमेंट को क्या करना है, एक सिंपल सा नोटिस भेजना उस बैंक को, हम्म। काइंडली वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन। हम्म। चुटकी में आपका सब वेरीफाई हो जाएगा। तो बिल्कुल। जो स्मार्टनेस थी ना वो अब गवर्नमेंट हम्म। हटा रही है। हम्म। उसके बाद आप आते हैं एटीसी में। हम्म। एटीसी में लोग बड़े स्मार्ट होते थे हम्म। कि एटीसी में 1.5 लाख का एक्सपेंस मिलता है, 1.5 लाख डाल दो। हम्म। आप गवर्नमेंट बोलती है ब्रेकअप चाहिए, हाँ। अगर आपने टर्म पॉलिसी लिया है कौन सी कंपनी के लिए है हम्म। उसका पॉलिसी नंबर बताओ हम्म। और फिर अमाउंट बताओ। हाँ। यानी अगर आपने कहीं स्मार्टनेस गवर्नमेंट को लगा हल्की सी भी स्मेल आई कि हाँ। कोई यहाँ स्ट्रिक किया गया है, तो हम्म। गवर्नमेंट के पास अथवा डिटेल पूरी है, वो उस कंपनी से वेरीफाई कर लेगी। हाँ बिल्कुल कर लेगी। तो आप कुछ भी गलत डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आपको इवन पूरे ब्रेकअप के एटीजी संग क्या, करना है। एटीजी की जो डिसीजन लोग क्लेम कर रहे थे आज तक, हम्म। क्या कर रहे थे, हम्म। 20,000 25,000 रुपये का आप क्लेम कर सकते हैं, हम्म। डाल दो इन्फॉर्मेशन। हम्म। आप किस कंपनी का लिया है टर्म हेल्थ इंश्योरेंस वो बताओ, हम्म। प्रीमियम क्या है वो बताओ, हम्म। इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी का नंबर क्या है वो बताओ। हम्म। यानी आप स्मार्टनेस गवर्नमेंट के साथ करोगे ना, तो हम्म। गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लेगी और हम्म। आपको पेनल्टी लगा देगी, हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा एविडेंस होगा आपको हम्म। सीव करने का। जी जी। बिल्कुल सही बात है। तो सीधी सी बात है, जो है सब सही सही डिक्लेयर करें तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर कहीं आपसे चूक हो भी रही है तो AIS जो है उससे मिलाने के बाद आप सारी चीजें मेल कर लें और मेल करने के बाद फाइल करें। उसके बाद फेक डायरेक्शन क्लेम ना करें, हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है इस बार एक्शन लेने के लिए। हम्म। वो एक्शन लेके रहेगी क्योंकि उसने अपना इरादा बता दिया है, हम्म। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर रही है। जी। अभी कुछ लोग होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं, हम्म। वो क्या कहते हैं ना, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा, हम्म। 80U में डिडक्शन ले लो। हम्म। अब 80U है क्या, हम्म। 80U डिडक्शन होती है डिसेबल लोगों के लिए, हम्म। जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, हम्म। यानी किसी के को दिखता नहीं है, हम्म। किसी को पूरा चल नहीं पाता है, तो हम्म। गवर्नमेंट ने उनकी बोला यार चलो इनके डिडक्शन होनी चाहिए, थोड़ा बेनिफिट दे दो इनको यार, है ना। डिसेबिलिटी का। हाँ, हाँ। लेकिन लोग बड़े स्मार्ट हैं, हम्म। यहाँ पे एक अच्छी कंपनी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं और हम्म। 80U की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। हम्म। तो वो लोग सावधान हो जाओ, गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ी है। जी हाँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल पार्टी को जो लोग डोनेशन करते हैं, जी। ये लोग जो 80G में ये जितने भी ट्रस्ट है, कॉर्पोरेट, ये इन मंदिर है, टेम्पल है, सोसाइटी है, इन पे जो डोनेट करते हैं, हम्म। उनके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल चेकिंग करने के मूड में है इस बार। तो मतलब आप कई बार पहले ऐसा देखा गया है कि लोग डोनेट करते हैं, पैसे वापस ले लेते हैं, इस तरह का करते हैं। यस। तो वो चीजें आप वो नहीं कर सकते। राइट। तो आपने भी बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई कि कौन कैसे कर रहा है और उसे क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो ये मिस्टेक्स लोगों को समझ में आई होंगी कि इस तरह की किसी कोई मिस्टेक ना करें, स्मार्ट ना बने, सही सही सारी चीजें बताएं। राइट। क्योंकि और स्मार्टनेस गवर्नमेंट कैच कर लेगी इस बार। जी। सो व्हाट नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर differences between the old and new tax regime, and how should one decide which regime to choose while filing ITR?
करेक्ट क्वेश्चन। हाँ अभी हमने आईटीआर 2 के बारे में, ओल्ड रिज्यूम में जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसके बारे में बात की। जी जी। जो न्यू रिज्यूमर्स में आपको रिजेक्शन नहीं है, हम्म ओल्ड रिज्यूम में आपको रिजेक्शन है। हम्म। आपको चेक करना है कि आपकी रिजेक्शन जेन्युइन हाँ टू में क्लेम करके आपको ज्यादा बेनिफिट है, या वन में न्यू स्कीम में क्लेम करके हम्म। ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि न्यू स्कीम में आपको टैक्स का रेट कम है, हाँ और जो स्लैब है वो बढ़ जाता है। जी जी। तो टैक्स किसमें ज्यादा कैलकुलेट आ रहा है आपका? हम्म जिसमें कम आ रहा है हम्म। उसको आप चॉइस चूज कीजिए, हाँ हाँ। लेकिन जेन्युइन डिरेक्शन के बाद हम्म। फिर डिरेक्शन नहीं चलेंगे। जी हाँ। तो इस तरह से जैसे लोग। कि गवर्नमेंट फेस हाँ। आउट कर रही है ओल्ड ये रिजिम को, हम्म। प्रमोट करिए कि आप नए रिजिम में आइए। हम्म क्योंकि फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से हम्म 12.75 का हम्म। टैक्स फ्री है हाँ हाँ। इन न्यू रिजिम, हम्म ओल्ड रिजिम में नहीं। हम्म। ओल्ड रिजिम का भी 5 लाख ही चलेगा। हाँ हाँ। जब एडिशनल बेनिफिट दिया 7 लाख का या 7.75 का, वो इसलिए दिया कि आप न्यू रिजिम में आओ। हम्म ये जो फेक पेपर बना रहे हो हम्म। क्लेम करने के लिए, वो छोड़ो। हाँ। क्रिएटिव काम, कुछ अच्छा और क्रिएटिव काम करो। हम्म अपनी जो एनर्जी है वहां पे लग रही है, हम्म। उसको इनकम कमाने में लगा दो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसा करेंगे तभी जो जिस तरह गलत आईटीआर फाइल हो रहे थे, गलत डिक्लेरेशन हो रहे थे, ये तब रुक पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस तरह से हम लोगों को एक्चुअली, हम ये नहीं कहेंगे कि शिकंजा कस रही है, हम ये कहेंगे हमें सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। यस, क्योंकि गवर्नमेंट की भी तो एडमिन कॉस्ट लगती है ना कि आईटी प्रोसेस करने में। आप फेक करोगे, गवर्नमेंट को चेक करेगी, हाँ। फिर उसमें ये कहे, उसमें क्वेरी भेजेगी, फिर उसका असेसमेंट करेगी। तो उसमें गवर्नमेंट जितना आपसे लेना है उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट खर्चा आ रहा है, हम्म। तो गवर्नमेंट उसको सुधारना चाहती है। हाँ। अच्छा, एक चीज और है, जैसे किसी की टैक्सेबल इनकम नहीं है, मतलब वो टैक्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या उसको भी आईटीआर फाइल करना चाहिए? तो अगर वो करता है तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं उसको? मान लीजिए टैक्सेबल इनकम तो नहीं है, पर उसके बाद भी कहा जाता है कि आप फाइल करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो क्या बेनिफिट होता है और क्यों करना चाहिए? अनुमा जी देखिए, हम्म अब हमने कहा टैक्सेबल इनकम नहीं है, हम्म यानी हम बात करें ओल्ड रिजिम में 5 लाख से टैक्स नहीं है, हम्म। न्यू रिजिम में 7 लाख तक टैक्स नहीं है जी फॉर जी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ। अब वो टैक्स नहीं है, हम्म। लेकिन टैक्स तो कटा हो सकता है ना। हाँ हाँ। मान लो किसी ने एफडी कर दी, जी। उसका 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट आया, हाँ हाँ। उसका टीडीएस कट गया। हाँ। उसकी और वैसे टैक्सेबल इनकम तो नहीं है, हम्म क्योंकि उसका टैक्स कटा, टीडीएस कटा, हम्म। तो उसी का उसको आइडिया फाइल करनी जरूरी है। जी हाँ। अब जैसे ओल्ड लोग हैं, ओल्ड एज हाँ। के लोग होते हैं जिनको ना रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, हम्म। वो लोग क्या करते हैं, एफडी करते हैं। हम्म अब एफडी में 50,000 तक टैक्स फ्री है, हम्म। उसके ऊपर ऊपर तो टीडीएस कटेगा ना। बिल्कुल कटेगा। अब टीडीएस कटेगा, लेकिन इनकम तो टैक्सेबल से कम है, हम्म तो उनको उसके लिए फाइल करनी पड़ेगी आईटीआर। हम्म अभी मेरे क्लाइंट हैं, हम्म वो आर्मी से रिटायर है, हम्म तो उनको जो पेंशन मिलती है वो टैक्स फ्री है, हम्म लेकिन वो फिर भी आईटीआर फाइल करते हैं क्योंकि उनको जो पैसा उसमें मिला होगा हम्म। उन्होंने बैंक में एफडी में रखा हुआ है, जी। उससे एफडी का इंटरेस्ट बनता है। हम्म। अब वो उस पे जो टैक्स टीडीएस करता है उसको क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब एक क्लियर हो जाता है कि आपका भले ही इनकम ना हो टैक्सेबल, लेकिन अदर सोर्सेज से कहीं से भी आपको जो इनकम हो रही है, उसका हो सकता है आपको रिफंड मिलना हो। या शायद। टीसीएस का केस हो, हाँ। आप रिटायर्ड हैं, हम्म आपने आपके बच्चे बोला पापा मेरे को तो भारत ही पढ़ना है, हम्म या आपकी आपके बच्चों ने नई शादी की है, हम्म आपने बोला चलो इनको होली और ये चलो मैरिज गिफ्ट दे देते हैं, चलो हम्म। ट्रेवल ट्रेवल की तो टिकट नहीं कब से, हाँ तो उसमें जो टीसीएस कटेगा हाँ। वो आपके अकाउंट में पेमेंट में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप रिटर्न फाइल कीजिए, हाँ वो आपको वापस मिलेगा। हाँ। और ये तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रिटायर है। हम्म अब जो लोग अभी कम कमा रहे हैं, हम्म। उन लोगों के लिए क्या है, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, हम्म कल को फ्यूचर में लोन लेना है, हम्म क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, हम्म। आउट ऑफ इंडिया जाना है, वीजा वीजा चाहिए, हाँ। उसमें ये आइडिया काम आती है। जी जी जी। अदरवाइज आपको वीजा क्यों दिया जाए? हाँ। क्योंकि वो गवर्नमेंट, वो तो दूसरी दूसरी गवर्नमेंट है, वो जानना चाहती है आपसे, हम्म आप वहां वीजा लेके वहां बस में जाओगे, छुप हम्म तो नहीं जाओगे, हम्म तो उसके लिए वो आपसे इनकम प्रूफ मांगेगी। हम्म। उस समय आपका इनकम प्रूफ क्या है? आपकी आईटीआर। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल।
तो तो एज अ वो इनकम इसको प्रूफ बनाते हैं। इसको, भले ही आपकी इनकम ना हो, लेकिन जब आप फाइल करेंगे तो कहीं भी आप दिखा सकते हैं कि ये इतनी मेरी इनकम। राइट, गुड। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो एआईएस होता है इसको और 26 एएस, इनमें क्या डिफरेंस है, इनको कैसे समझना चाहिए, ये सारी चीजें थोड़ा सा इन लोगों को बताएं, क्योंकि लोग ज्यादातर नहीं जानते हैं एआईएस क्या है और 26 एएस क्या है। ये इसमें 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है। हम्म जैसे किसी ने आपका टीडीएस काटा, हम्म वो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है या बैंक भी हो सकता है। हम्म आपने बैंक में एफडी की तो बैंक ने इंटरेस्ट का टीडीएस काट लिया इंटरेस्ट पे, या आप जॉब करते हैं तो उसपे जो टीडीएस कटा वो वहाँ पे आ हम्म जाएगा। हम्म दूसरा, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, हम्म जो बायर है वो आप पे टीडीएस काटेगा, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। हम्म थर्ड आता है टीसीएस, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हम्म फॉरेन ट्रैवल का, हम्म कार का परचेज करने का, यस। वो रिफ्लेक्ट करेगा। हम्म उसके अलावा और चीजें रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, हाँ हाँ लेकिन आपकी इनकम होती है। हाँ उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एआईएस। हाँ तो एआईएस में आपकी जितने भी बैंक हैं, अकाउंट हैं, हम्म उसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता है। हम्म उसके वहां पे पूरी कंसोलिडेटेड फिगर आ जाती है। जी आपने एफडी कराई है उसकी फिगर आ जाती है वहां पे। हाँ 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 इवन आपकी सैलरी फिगर आ जाती है वहां पे। हाँ हाँ इवन आपने जो स्टॉक मार्केट में सेल परचेज किया है वो आ जाता है वहां पे। हम्म आपने म्यूचुअल फंड में जो सेल परचेज किया है वो वहां पे आ जाता है। जी आपने जीएसटी परचेज जो लिए की है वो आ जाती है वहां पे। हम्म जीएसटी आपने जो सेल की है हम्म या सर्विस दी है वो वहां पे आ जाती है। हम्म इवन आपने क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट की है वो भी वहां रिफ्लेक्ट करता है। हम्म अभी हम बहुत सारे लोग जैसे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम्म हम कई बार क्या करते हैं ना, फॉर कुछ सर्विसेज यूज करते हैं। हाँ जैसे इन शॉर्ट है, हम्म वो बाहर की कंपनी है, या हम्म चैट जीपीटी ये लोग बहुत यूज करते हैं आजकल। हाँ तो डॉलर में पेमेंट होती है वो, हाँ उसकी इन्फॉर्मेशन वहां आती है कि आपने फोन रेमिटेंस कितना किया है, हाँ यानी आपने डॉलर में पेमेंट इंडिया से बाहर कितनी भेजी है, जी वो इन्फॉर्मेशन वहां पे आ जाती है। हाँ हाँ यानी जितनी भी आप चैट जीपीटी को पेमेंट कर रहे हैं ना, हम्म या ऐसे किसी एआई सॉफ्टवेयर को पेमेंट कर रहे हैं, टूल को वो कर वहां रहे हैं पे डॉलर reflect में, नहीं। मतलब किसी भी टूल को हम डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन एआईएस में आ जाएगी। वो एआईएस बड़ी रिपोर्ट है हम्म और 26एएस छोटी रिपोर्ट है। ओके। तो 26 एएस में क्या क्या चीज आती है, मतलब उसमें क्या मतलब ज्यादा इलेबोरेट होता है, कैसे होता है। उसमें टीडीएस और टीसीएस की इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ, ठीक और है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से हुई है, क्या हम्म इस पर टैक्स कटा है या हम्म नहीं कटा है, हम्म टैक्स कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, हम्म पूरी चिट्ठा। हाँ यानी आपने क्रेडिट कार्ड कितना पे किया आ जाओ वहां पर दिखा देगा। हाँ। तो एक चीज है, मैं ये जानना चाहूंगी कि 26 एएस, एआईएस, इन सब का भी तो मिलान करना होता होगा, मतलब ऐसा नहीं होना यस। चाहिए कि उसमें कुछ और दिखा रहा है, इधर कुछ और दिखा रहा है, फिर कुछ और फाइल कर रहे हैं। तो हाँ, उसके लिए ये क्या करना है लोगों को। ये मिलान दोनों जरूरी है। हम्म अभी मेरा एक केस हुआ है मेरे साथ, अभी लेटेस्ट केस हुआ है हम्म कि जो एआईएस है हम्म उसमें सैलरी दिखा रहा है पूरी, हम्म लास्ट वो 32 लाख रुपए दिखा रहा है। हम्म अब जो क्लाइंट है उसने 2 जगह काम किया, हम्म 9 मंथ एक जगह कंपनी में काम किया, हम्म 3 मंथ एक कंपनी में काम किया। हम्म, तो जो दोनों सैलरी मिला के 32 लाख रुपए आ रही है। हाँ हाँ लेकिन जो पहली कंपनी थी हाँ जहाँ से 9 मंथ काम किया उसने पूरा अपना रिफ्लेक्ट कर दिया। हाँ जो सेकंड कंपनी है हाँ उसने 26 एएस में ये जो रिपोर्टिंग की वो गलत कर दी। ओके। आप यहाँ पे अगर मैच नहीं करते तो लॉस रिटर्न चली जाती। हम्म इवन फॉर्म 16 में आ भी गया कंपनी की तरफ से। हम्म तो उस समय 26 एएस को देखा गया और 26 एएस को देखा गया ये गड़बड़ है। हम्म तो अभी क्या किया गया है उस केस में कि कंपनी को बोला गया कि आप अपना फॉर्म 16 को रिवाइज करो, हम्म, ये एआई से मैच नहीं कर रहा है। हाँ हाँ तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि जो कंपनी में बैठा अकाउंटेंट है, हम्म जो अकाउंट्स में देख रहा है, जो ये काम कर रहा है, वो हम्म, तो इंसान है ना। बिल्कुल। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप एआईएस को मैच करो एआई 26 एएस से, और दोनों की जो एंट्री है, वैल्यू है अमाउंट में, वो हम्म दोनों मैच होनी चाहिए। जी ठीक है। और तो दूसरों को कम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से जो भी लोग फाइल करेंगे अब, तो वो देख लें कि उनका 26 एएस और एआईएस अगर मिलान नहीं हुआ है, सीए कुछ और इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं,
तो आप उनको वो दीजिए, या अगर आपका फॉर्म 16 है उसको रिवाइज कराना है तो पहले रिवाइज कराइए तब टैक्स फाइल। यस। हाँ। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यही जो जैसे डिडक्शंस होते हैं 80C 80D 80G, तो इनको लोग क्लेम करते हैं, तो स्पेशली इन एग्जाम्पशंस को न्यू रेजीम में करना किस क्या होते, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, तो थोड़ा और क्लियरली इनको बताइए कि इस समय किस में ले सकते हैं न्यू रेजीम में अगर आप कर रहे हैं, और अगर ओल्ड में कर रहे हैं तो क्या ले सकते हैं। देखिए, ओल्ड में ना आप सारी डिडक्शन ले सकते हैं, हाँ अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म और न्यू रिजर्व में आपकी डिडक्शन तो है ही लिमिटेड। एक हम्म एनपीएस की डिडक्शन है हम्म और दूसरी अग्निवीर की डिडक्शन है। हम्म बाकी तो आपकी डिडक्शन वहां पे अलाउ ही नहीं है ना। हम्म। है। अब मतलब वो उस तरह से मान के चलिए कि जैसे पैसे पहले लोग सोचते थे मैंने पीपीएफ में कर दिया है, मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, तो अगर आप न्यू रेजीम में कर रहे हैं तो ये चीजें आपके लिए नहीं है ना, यस। वो नहीं क्लेम कर सकते हैं इसको। क्योंकि अगर आप न्यू रिजर्व में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका सी आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। सिर्फ हम्म ये पूछेगा एनपीएस में सेविंग है या नहीं। हम्म क्योंकि उसका बेनिफिट उसको मिलेगा ही नहीं। आप हम्म तो जो बेनिफिट मिलना था वो मिल चुका है। हम्म ओल्ड रीजन से जब आप न्यू रीजन में गए, हम्म आपका टैक्स रेट कम हुआ है, हम्म आपका जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ा है, हम्म, वो बेनिफिट आपको मिल चुका है। बिल्कुल। अब इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपकी हाँ फुल फ्रीडम है। हाँ आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले लोग बोलते हैं ना, पैसा बचा लो, ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल न्यू रीजन में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एनपीएस को छोड़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो सच में पहले यही होता था, जैसे मैं भी बैंक में थी, तो वहां लोग यूं सेविंग करे ना करे पर टैक्स बचाने के लिए सेविंग जरूर करते थे। यस। तो उस समय लोग क्या है कि आखिर में एनएससी ले रहे हैं, आखिर में पीपीएफ में पैसा डाल रहे हैं, तो ये बड़ी भाग दौड़ होती थी कि आखिर के 1-2 महीने में। तो अब ये सारा कुछ खत्म है, अगर आप न्यू रेजिम में कर रहे हैं तो आपको इस तरह की किसी कोई चीज प्रूव भी नहीं करनी है आपको, और ना ही करने की जरूरत है आपको। ये आपकी मर्जी है कि आप अपना रिटायरमेंट फंड कितना बना रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। थैंक यू। तो आपने ये चीज क्लियर की, तो बहुत ही लोगों को पता चला होगा कि उन्हें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। देन नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ आर कैपिटल गेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट ट्रीटेड ड्यूरिंग आईटीआर फाइलिंग, एंड व्हाट प्रिकॉशंस शुड वन टेक व्हाइल रिपोर्टिंग देम। आप यहाँ पे 3 कैटेगरी बोल रही है अपनी। हाँ आपका जो कैपिटल गेन है फ्रॉम शेयर शेयर, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट। जी। अब शेयर की जो कैपिटल गेन होता है वो डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है। जी हाँ। शॉर्ट टर्म है तो 20%, हम्म लॉन्ग टर्म है तो 12.5%। हम्म ये टैक्स रेट है। लेकिन यहाँ पे दो चीज का फर्क आ जाता है हम्म, कि आपका वो बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट है। हाँ अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आईटीआर टूल्स में इंफॉर्मेशन जाएगी जी जी जी। और आपको वहां कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। हम्म लेकिन अगर आपका ये बिजनेस है हम्म तो आईटीआर 3 फाइल होगी। हाँ। वहां इसको एज ए बिजनेस ट्रीट किया जाएगा, वहां पे आपको कुछ एक्सपेंस अलाउ कर दिए जाएंगे। ओके। अब यहाँ पे डिपेंड करता है क्राइटेरिया वॉल्यूम का, कितना बड़ा वॉल्यूम है। हम्म आप बोलो कि पूरे साल भर में 2-3 शेयर खरीदे बेचे हैं और हम्म 1 लाख रुपए का अमाउंट है टोटल, तो वो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस नहीं है। हम्म, बिजनेस होता है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की ट्रांजेक्शन है आपकी। हाँ हाँ। मतलब 1-2 करोड़ रुपए का अगर ट्रांजेक्शन किसी ने किया है तो वो बैठा है ना सिस्टम पे। हम्म, तो बिल्कुल। नंबर ट्रांजेक्शन कितनी है, हाँ हाँ एफएनओ किया है, इंटरडे किया है, हाँ हाँ। क्या किया उसमें, हम्म वो होती है। हम्म, उसके बाद म्यूचुअल फंड में तो ट्रेडिंग तो होती ही नहीं, नहीं। वो तो बाय या सेल ही होता है। हाँ। अगर आपका 1 ईयर से लेस है तो शॉर्ट टर्म है, हम्म, 1 ईयर के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और रेट 20% एंड 12.5%। हम्म, वो सिंपल है। ठीक है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट में। जी। रियल एस्टेट में पहले क्या करते थे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते थे। हम्म वैसे वो आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने सेल की, हम्म 20 लाख की खरीदी थी कभी, हम्म तो जिस ईयर खरीदी थी और जिस ईयर बेची, हम्म उससे उसका इंडेक्सेशन करके उसकी कॉस्ट को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख 60 लाख आती थी वो। तो हम्म जो नेट होता है 40 लाख पे आपको टैक्स लगता था। हम्म अब गवर्नमेंट ने बोला ये चीज को हम बंद कर रहे हैं। हम्म। आपका जितने में आपने बेचा और जितने में खरीदा दोनों जो गैप है उसमें टैक्स पे दो। ओहो।
तो क्योंकि जो इंडेक्सेशन का इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा अब। इंडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाँ क्योंकि इसमें लोग कुछ कर रहे थे जो गवर्नमेंट को लगा ये गलत हो रहा है। हाँ। और ये लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि डिडक्शन सबसे कम से कम हो, हम्म। सिंपल टैक्सेशन हो। हम्म। अभी क्या है, ये डिडक्शन क्लेम करना भूल गए, या हम्म। ये डिडक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। ये डिडक्शन क्लेम क्यों कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, जी। तो गवर्नमेंट चाहती है आप चक्कर में मत पड़ोगे। हम्म। सिंपल बात, इतनी इनकम है, ये क्लेम मिल सकता है तो मिल सकता है, नहीं सीधा टैक्स हो। जी जी जी। तो इस तरह से गवर्नमेंट चाहती है आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। हाँ हाँ, तो चीजों को सिंपल किया गया है एक तरह से, हाँ, बहुत बहुत ही सिंपल किया गया है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द न्यू compliances or red flag that might trigger a notice from the income tax department? How can one stay safe from this? Red यस। flags क्या है? रेड फ्लैग क्या है? अभी आपको केस बताया ना, मेरा क्लाइंट है, उसकी 32 लाख की इनकम आई जी। एआईएस में। हम्म। अब अगर उसके फॉर्म 716 जो कंपनी से मिले हैं, उसको देखकर आप आईटीआर फाइल कर दो, हम्म। क्योंकि एक कंपनी से आईटीआर फॉर्म 16 सही आया है, दूसरी कंपनी से फॉर्म 16 गलत आया है। हम्म। आपने दोनों की इनकम को कलेक्ट करके आईटीआर फाइल कर दिया, आपने 20 से देखा ही नहीं, हम्म। तो गवर्नमेंट तो चेक कर रही है ना, हाँ जी। इनकम कितनी की, डिक्लेयर कितनी की, हम्म। नोटिस आ जाएगा। हाँ, नोटिस आ जाएगा। उसके बाद आपने बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन कर दी, हम्म। 26 ईयर्स में दिख नहीं रहा, हाँ। वो बहुत दिख रहा था, हमने सोचा कुछ और चीज है ये, हम्म। लेकिन वहां पे एआईएस में आ गया, हम्म। उसकी रिपोर्टिंग नहीं की आपने, हम्म। तो वो आपको नोटिस आएगा। बिल्कुल। उसके बाद हाँ। हम लोग क्या करते, कई लोग क्या करते हैं ना, या कि फेक डिरेक्शन क्लेम करते हैं, हम्म। वो कैसे अलाउ होगी, हम्म। वो भी अलाउ नहीं होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं, आपने तो पहले भी इन सारी चीजों को बताया है टाइम टू टाइम, लेकिन फिर से आप एक बार बता रहे हैं कि किस किस तरह से आप नहीं मिलाएंगे, मिलान नहीं करेंगे एआईएस का 26 ईयर्स का, या गलत क्लेम करेंगे, तो ये सब रेड फ्लैग है, इसमें नोटिस आना ही आना है फिर आपके पास। आप जैसे एक चीज है, छोटा सा पॉइंट है, हम्म। प्रोफेशनल टैक्स, हम्म। आप उसकी डायरेक्शन क्लेम कर सकते हो, हम्म। 2400 2500 रुपये साल का क्लेम होता है। हम्म। अब आपने क्लेम कर दिया, चलो कर लेते क्लेम, क्योंकि वहां पे कॉलम खाली है ना, ओपन है ना। हम्म। अब गवर्नमेंट को 2 महीने लगेंगे चेकिंग कर, 2 महीने से भी कम लगेंगे, ये कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे है, हम्म। जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है वहां पे क्या प्रोफेशनल टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, हम्म। वहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, हम्म। और आप क्लेम करोगे हम्म। तो रेड फ्लैग है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स पूरे इंडिया में नहीं है, हम्म। बॉम्बे में है, पूरे महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, हम्म। अगर कुछ और 2 3 स्टेट है उनमें है, दिल्ली हरियाणा में तो है ही नहीं, हाँ फिर वो रेड फ्लैग है। जी। क्योंकि कंपनी का आप क्या कर रहे हो, पैन नंबर डाल मेंशन कर रहे हो, हम्म। कंपनी पैन नंबर मेंशन कर रहे हो, हम्म। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी निकल जाएगी। हम्म। ऐसी कलाकारी मत करो, टैक्स हाँ। बचाने के लिए कलाकारी मत करना, हम्म। तो ये रेड फ्लैग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये इस तरह के जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, तो वो किसी भी तरह की ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश ना करें, और सही सही डिस्क्लोजर करें अपनी चीजों का, तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। और इस पूरे एपिसोड को अगर आप बीच से सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप पूरा सुने, और ध्यान से सुने, नोट करें, और उस तरह की गलतियां ना करें। तो अब मेरा एक और क्वेश्चन है ये कि प्रोफेशनल हेल्प जो चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं आईटीआर खुद ही फाइल करते हैं अपने आप, उन्हें पता होता है कि इस साइट पे जाएंगे और यहाँ से फाइल कर देना है। तो आपका क्या कहना है कि लोगों को अपने आप फाइल कर लेना चाहिए, या उन्हें सीखना चाहिए कि कैसे फाइल करना है, या प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए हमेशा? अनुपमा जी, क्या हुआ है ना, जब से ये कोविड हुआ है ना, कोविड के बाद ना बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आने लग गए, हम्म। लोगों ने सोचा अच्छा वीडियो में ऐसे ऐसे आईटीआर फाइल करते हैं, तो हम्म। हम भी फाइल कर सकते हैं, हम्म। है ना। हम्म। क्या रखा है, हम्म। इस कॉलम पे डालना है, ऐसे दिन में डालनी है, हो जाएगा आईटीआर। जी। अब जो सीए बैंक के किसी ने 5 साल पढ़ाई की है, हम्म। और जो हर साल टैक्स में अपडेट कर रहा है, हम्म। आप उसकी जो नॉलेज है उसको 20 25 मिनट का वीडियो देख के कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अब लोग यहाँ पे खुद डॉक्टर बनना चालू कर देते हैं। हाँ हाँ। अभी रिसेंट केस है, हम्म।
मेरे एक क्लाइंट मेरे पास आया हाँ कि गोपाल जी मेरे को नोटिस आया है। हाँ अच्छी बात है, क्या हम्म हुआ है? हम्म तो बोला कि मैंने आईटीआर खुद फाइल कर दी। हम्म बोला, क्या शानदार बात है। हम्म उन्होंने रिटर्न फाइल आईटीआर फाइल कर दी। हम्म, अब उसकी रिटर्न जब फाइल की, उन्हें 26 देखा ही नहीं। ओके। फॉर्म जो मिला था 60, हम्म उसे देख के फाइल कर दिया। जी जी जी। फाइल हो गई, हाँ वहां से नोटिस आ गया। हम्म। गलती क्या की? हम्म फॉर्म 16 में जो एक टर्म होती है, हम्म। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, हाँ वो बंदा वहां कंफ्यूज हो गया। हाँ आप फाइनेंशियल ईयर लिखा 24-25, हम्म ठीक है, असेसमेंट ईयर लिखा होगा 25-26। जी जी। तो उसने उसने सोचा ये फाइनेंशियल ईयर इस ईयर की भूमि निकालनी है, हम्म उसने पंच कर दी। हम्म। पता चला उसने फॉर्म 16 लास्ट ईयर की फीस डाल दी। हाँ सैलरी तो बनी हुई है हाँ 20% से, तो नोटिस तो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये नहीं पता कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। हम्म इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है। हम्म असेसमेंट ईयर मतलब जब जिस साल आपको टैक्स पे करना है, हम्म तो आप इन्फॉर्मेशन भर पाओ, पंच कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये डीआईवाई नहीं करना है लोगों को, और अगर मतलब उन्हें करना है तो पहले आना चाहिए पूरा ठीक से, कुछ नॉलेज हो तभी करें, नहीं तो प्रोफेशनल की हेल्प लें तभी सही रहेगा। और तभी उन्हें नोटिस नहीं आएगा आगे, उस समय उन्हें लगता है ना कि कुछ पैसे बच गए, हमें नहीं यस, देने पड़े। लेकिन बाद में जो देना पड़ता है ना, बाद में जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए यही कहूंगी कि प्रोफेशनल की हेल्प लेके ही आप करें इसका। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक रियल लाइफ कोई स्टोरी है आपके पास, आपका इतने दिन की प्रैक्टिस है, कि जिसने कोई एक छोटी सी गलती की थी और उसका उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, तो लोग थोड़े अवेयर रहेंगे कि हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या है ना कि हम्म लोग क्या करते हैं, अब मैं तो सी हूँ, तो लोग अलग अलग काम के लिए आते हैं। हम्म कई लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं। हम्म आप जीएसटी नंबर दे दिया, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हम्म अब बिजनेस स्टार्ट हुआ या बीच में बंद हो गया, हम्म आप जीएसटी नंबर को सरेंडर नहीं किया, हम्म क्या काम तो बंद हो गया, ये बात खत्म। हम्म। लेकिन वो जो जीएसटी रिटर्न है, वो तो ड्यू होती गई होती गई होती होती गई, गई हो, हाँ हाँ आप पेनल्टी आ गई आप पे। हाँ। ठीक है। हम्म वैसे ही कई लोग होते हैं, हम्म इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके क्या है यार, छोड़ो ना, हम्म टैक्स तो हमारी कंपनी काट लेती है, हम्म हमें फाइल करने की जरूरत क्या है। हम्म जब नोटिस आते हैं हम्म। तो वो दौड़ दौड़े आते हैं। जी जी। तो जो लोग कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन है ना कि हम्म हमारी कंपनी टैक्स काट देती है तो रिटर्न फाइल वो भी फाइल कर देती होगी, हम्म ऐसा नहीं है। हम्म रिटर्न फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी जो सैलरी दी है हम्म उस पर टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करने की है। हम्म। आपकी रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट कंपनी की नहीं है, वो आपकी है। जी जी जी। तो फिर अभी क्या, अभी मैं बताता हूँ। हम्म एक एम्प्लॉय है जो अभी एमएनसी में काम करते हैं, हम्म और वो डेडलाइन भूल गए, हम्म कभी बाहर घूम रहे हैं, कभी कहाँ घूम रहे हैं, कभी यूएसए घूम रहे हैं, कभी दुबई घूम रहे हैं, हम्म और रिटर्न चली गई। हम्म अब 2 साल बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप। हम्म बोला क्या है, फाइल कर देंगे और कुछ नहीं। तो मैंने हम्म उनको बताया, आपने 10,000 की तो पेनल्टी लगेगी आपको कि आपने रिटर्न डिले फाइल की है। हम्म फिर जो टैक्स अमाउंट बनेगा आपका, हम्म। उससे 25% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। जी। या सपोज आपका 10,000 की पेनल्टी लगी हम्म और 10,000 रुपए का आप पे टैक्स बनता था। हम्म अब आपको 12,500 देना है, प्लस 10,000 भी देना है, 22,500 आपको देना है। हम्म वो वैसे कितना होता है, 10,000। हम्म। 12,500 रुपये आपने गवर्नमेंट को फ्री में दे दिए। बिल्कुल। ठीक है, वो तो 1 साल की बात हुई। हम्म जो इससे पिछला ईयर गया, हम्म गवर्नमेंट कहती है 10,000 की पेनल्टी, हम्म 10,000 रुपये इंटरेस्ट, जो टैक्स अमाउंट बनता था वो है, हम्म। 50% उस पर हमारा बोनस। हाँ तो 2 साल जागे हो ना, बिल्कुल। अब 2 साल बाद जागे होगा, हम तो हम्म नहीं जागे। हम्म। तो अब वो 25,000 रुपये हो गया अमाउंट, हाँ। यानी आपने 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया गवर्नमेंट को। हम्म प्लस गवर्नमेंट ने एक स्कीम और निकाली है, हम्म आप टैक्स तो पे कर सकते हो 2 साल का, हम्म और रिटर्न फाइल करा सकते हो। हम्म लेकिन अगर रिटर्न फाइल करना भूल गए, हम्म रिफंड क्लेम नहीं कर सकते बाद में। हम्म रिफंड भूल जाओ, हम्म इवन हम्म आपने कोई डिडक्शन लेनी थी, वो डिडक्शन नहीं मिलेगी हम्म जून जून के बाद। हम्म आपने जैसे किसी ने हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा, हम्म
मोस्टली केसेस में प्रॉफिट होता है, लेकिन कई केसों में लॉस होता है, हाँ हाँ वो कैपिटल लॉस होता है। वो जो कैपिटल लॉस है वो आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की हम्म, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा उस साल का, हाँ हाँ वो लॉस है, हम्म, ये लॉस है। जी। तो इस तरह से लापरवाही करने से दोहरा नुकसान होता है। यस, आपके ऊपर पेनल्टीज भी पड़ेंगी और आपको जो रिफंड मिलने थे, जो कुछ मिलना था, वो भी नहीं मिलेगा कुछ आपको। तो लापरवाही ना करें, समय पे सभी लोग अपना टैक्स फाइल करें। और इस बार तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, राइट? तो अभी जो एक्स्ट्रा टाइम दिया उसके लिए कि गवर्नमेंट के फॉर्म अभी आए नहीं है। हाँ, अभी जो फॉर्म आया है वो फॉर्म नंबर 1 आया है, हम्म 2 आया है और 4 आया है। हम्म जो 3 आया है वो मैनुअल मोड में है अभी, हम्म वो फुली कंप्यूटराइज नहीं है, वो मैनुअल मोड में है। हम्म आईटीआई नंबर फॉर्म नंबर 5, हम्म फॉर्म नंबर 6 और 7 वो भी आने हैं। ओके, इसलिए गवर्नमेंट डेट जो 31 जुलाई थी हाँ उसको एक्सटेंड कर दिया 15 सितंबर। हाँ कि गवर्नमेंट फॉर्म आए नहीं है ना मार्केट में, गवर्नमेंट ने इसको यूज ही नहीं किया अभी, हम्म गवर्नमेंट के लिए पब्लिक ने इशू नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है मोर क्लियर इंफॉर्मेशन हम्म फ्रॉम योर साइड, हम्म सो दैट कि वो वेरीफाई कर सके जल्द से जल्द। हम्म अगर आप सच्चे हो तो आप सच्चे हो, हम्म अगर आप फेक कर गए हम्म तो गवर्नमेंट आपको प्रूफ के साथ रंगे हाथ पकड़ेगी, हम्म, क्योंकि इस बार सारी इन्फॉर्मेशन लेगी गवर्नमेंट, हवा में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लिया है, हाँ, पॉलिसी नंबर क्या है, हम्म कौन से बैंक से लोन लिया है, हम्म उसका लोन अकाउंट नंबर क्या है, आउटस्टैंडिंग रेट बैलेंस कितना भी है। आपने कहा था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ईयर हाँ, बिगिनिंग में क्या था और ईयर एंड में क्या था, है ना? तो सारी इंफॉर्मेशन तो आपसे लिखवा ले रहे हैं, तो उसके बाद तो वो पूरा चेक कर ही सकते हैं। उनके पास पूरी पावर है और उनका सिस्टम है सारा। और पहले तो लोग छुपा लेते थे क्योंकि सारी चीजें डिजिटल नहीं थी। अभी तो आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन डेटा को तो याद है ना कि आपने कब क्या किया था। अभी आपको इसमें केस बताता हूँ। हम्म, मैंने अपने क्लाइंट की दिन में 12 बजे आईटीआर फाइल की, हाँ ठीक है, रिटायर्ड एम्प्लॉय थे, हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट टीडीएस इंटरेस्ट था, उसमें टीडीएस था, हम्म रिटर्न फाइल कर दी। हम्म रात 12:15 पे उनको नेक्स्ट डे हो गया, रात को उनको वो आ गया रिफंड ऑर्डर। हाँ आप सोचिए, हाँ, 12 घंटे के टाइम में रिफंड का ऑर्डर आ गया। हम्म, समझ रहे? जिन क्लाइंट का नो ड्यू है, मतलब उनका रिफंड भी नहीं आना है और टैक्स बनता भी नहीं है, हम्म, वही था, 1 घंटे के अंदर असेसमेंट ऑर्डर आ गया, हम्म। 1 घंटे के अंदर असेसमेंट ऑर्डर। बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम है एक तरह से। तो अगर सब कुछ सही है तो आपको तुरंत रिफंड भी मिलेगा, तुरंत आपके सारे वो हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे सारे टैक्सेस एंड ऑल। और तो खुशखबरी बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक आईटीआर फाइल की है हम्म, इस ईयर में, उनके रिफंड आने लग गए हैं। ओके, और बहुत सारे लोगों के, मेरे बहुत सारे क्लाइंट के रिफंड आ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ इसलिए 15 सितंबर का वेट मत कीजिए, हाँ, जो जो फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं हम्म उनकी आईटीआर फाइल कीजिए, हम्म रिफंड टाइम से आएगा, आपको अच्छा लगेगा हम्म, और गवर्नमेंट का भी लोड कम होगा। जी बिल्कुल, लास्ट डेट पे ना सिस्टम हैंग कर देता है। हाँ बिल्कुल, आप ही सोचो ना कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम्म, 10-12 करोड़ लोग आज की डेट में आईटीआर फाइल करते हैं, वो सब लास्ट डेट में करेंगे तो सिस्टम का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको भी पीस ऑफ माइंड होगा यस, जब आप टाइम से फाइल कर देंगे, रिफंड भी आ जाएगा, तो आप बिल्कुल पीसफुल हैं फिर, स्ट्रेस पीसफुल है, आप आगे आप सोच भी सकते हैं, आगे की सोच जब सकते पुराना काम से निपट गया अब आगे की सोचते हैं। जी जी जी, हाँ। तो चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो कुछ भी चेंजेस होंगे, कुछ है, हम नेक्स्ट कभी एपिसोड में आपको फिर याद करेंगे, फिर बुलाएंगे, ताकि आप लोगों को गाइड कर सकें। लोग थैंक गलती यू कर, अनुपमा जी, आप हाँ बुलाने के लिए। हाँ, थैंक यू।